नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, मेरे हाथ में आज एक बहुत मोटी किताब है, करीब 750 पृष्ठों की। कई चांद थे सरे आसमां। ये शम्सुर रहमान फारूकी साहब की किताब है। और किताब का जो नाम है वो एक शेर से लिया गया है। अहमद मुश्ताक साहब का शेर है, कई चांद थे सरे आसमां कि चमक चमक के पलट गए, न लहू ही मेरे जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फ क्या थी। ये एक इशारा भी है कि आप एक ऐसी किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको शायरी मिलेगी, एक पुराने दौर की तहजीब मिलेगी। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं दोहरा दूं, मैं जानता हूं कि बहुत मशहूर किताब है, इसको कई पुरस्कार मिल चुके हैं और कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो चुका है। ये मूल तौर पे उर्दू में लिखी गई किताब है और नरेश नदीम ने हिंदी के इस संस्करण का अनुवाद किया है। जो एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो भी यहां जिक्र कर दूं कि आगे भूल न जाऊं। उपन्यास में बिल्कुल कवर पेज पे लिखा हुआ है, एक अद्भुत उपन्यास, ओरहान पामुक। ओरहान पामुक तुर्की के नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हैं, बहुत मशहूर हैं। लेकिन क्या एक किताब के कवर पे, शम्सुर रहमान फारूकी की एक क्लासिक सी किताब के कवर पे, बिल्कुल नाम के नीचे इस तरह का प्रचार अच्छा लगता है? शायद ये प्रकाशक ने सोचा होगा कि इससे किताब कुछ ज्यादा बिक जाएगी, ज्यादा मकबूल होगी। मुझे उल्टा लगा लगा कि ये एक प्रचार का सस्ता ढंग है। लेकिन इस पे ज्यादा नहीं टिकते हैं, क्योंकि अंततः किताब का जो मोल है वो उसके पन्नों में, उसकी लिखावट में है, उसमें जो कंटेंट है उसमें है। तो ये उपन्यास जो है, ये असल में करीब 200 वर्षों का, बल्कि शायद उससे थोड़े ज्यादा का भी भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है। कई लोग इसको मुस्लिम जीवन शैली की उस दौर के उससे जोड़ के देखना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि असल में ये पूरी भारतीय, पूरी हिंदुस्तानी जीवन शैली का आईना है। इसमें राजनीति है लेकिन कम है। इसकी अहमियत इस बात में है कि आप उस पुराने दौर में अचानक इस किताब की उंगली पकड़ के दाखिल हो जाते हैं। आप पाते हैं कि 200 साल पहले रोशनी कैसे होती थी, रंग कैसे बनते थे, लोग सफर कैसे करते थे, लोग चित्र कैसे बनाते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के साधन थे, और तूफानों का सामना कैसे करते थे, युद्ध कैसे होते थे, और मनोरंजन कैसे होते थे, शेर व शायरी कैसे होती थी। तो ये असल में वो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है जो कायदे से, इतिहास तो बहुत सारा दर्ज होता है और मूलतः वो राजनीति का हो जाता है, राजाओं की कहानी, हुकूमतों के पलटने की कहानी और जनता पे उसके असर की कहानी। लेकिन इन 100 वर्षों में जमाना जितना बदला है, जिस तेजी से बदला है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता, ध्यान नहीं जाता है कि जब ये बिजली नहीं थी, जब ये पेट्रोल और उसका मिट्टी तेल नहीं था, तब लोग किस तरह रातों को रोशनी करते थे। जब ये मोटर गाड़ियां नहीं थी, तब लोग कैसे सफर करते थे। ऊंट, सांड, घोड़े, ये सब किस तरह इस्तेमाल होते थे। तो ये सारी चीजें इस उपन्यास को पढ़ते हुए, रंगों के कारखाने नहीं थे तो कैसे रंग बनाए जाते थे, कैसे कूची बनाई जाती थी, और वो कूची बनने का जो पानी आता है वो कैसे आता था। तो ये सारा कुछ आपको इस उपन्यास में मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कई दिलचस्प कहानियां भी मिलेंगी। उपन्यास शुरू होता है 19वीं सदी की शुरुआत से, जब वजीर खानम की कहानी से। एक बार वो अपने पिता के साथ लौट रही हैं, मतलब पिता उनको लेकर आ रहे हैं, और महरौली के आसपास कहीं, वो सन्नाटे वाली दिल्ली थी, आज की दिल्ली से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। महरौली से चांदनी चौक तक आना मुश्किल काम था।
नहर तक आना असंभव लगता था। दिन में लोग सांड के सहारे, घोड़े के सहारे, पालकी में, बग्घी में चले आते थे। लेकिन जो तूफान उठते थे, जो धूल उड़ती थी, अचानक ऐसे ही समय वो बग्घी खराब हो जाती है और शाम को वापस लौटने का कोई तरीका नहीं है। और बाप बेचारा सोचता है कि वजीर खानम तो गई, क्योंकि लुटेरों बटमारों का इलाका है, ठगों का इलाका है। हालांकि ठीक जहां इनकी बग्घी फंसी है वहां ठग नहीं है। और अचानक इनको मस्टन ब्लैक नाम का एक अंग्रेज मिलता है जो कहीं से आ रहा है। वो इनकी मुश्किल समझता है, इनकी मदद करता है, अपने काफिले में इनको लेकर आता है। यहां से कहानी शुरू होती है। मस्टन ब्लैक इस लड़की की खूबसूरती पे फिदा है, वजीर खानम जिसका नाम है। धीरे धीरे वो उसके घर आना जाना शुरू करता है। एक दिन बताता है कि उसकी पोस्टिंग अंग्रेजों ने जयपुर में कर दी है और बड़ी ठाठ से उसकी जिंदगी गुजर रही है। वो इशारा करता है और अंततः एक तरह की शादी के साथ वजीर खानम को लेके वो अपने जयपुर के घर में आ जाता है। यहां लेकिन कहानी आगे बढ़ने से पहले बदल जाती है, क्योंकि एक बलवे में ब्लैक मस्टन मारा जाता है। अब वजीर खानम अकेली हैं। उनको अंग्रेज वो संपत्ति नहीं देते हैं जो ब्लैक की थी। शायद उनके विवाह को मंजूरी नहीं दी क्रिश्चियन और अंग्रेज और हिंदुस्तानी के उनके निगाह में इस बेमेल जोड़े को। लेकिन दो बच्चे थे, तब तक हो चुके थे ब्लैक से। फिर उनकी कहानी आगे बढ़ती है। वो बढ़ते हुए दिलचस्प ढंग से वसीम जाफर, सलीम जाफर, अलग अलग लोगों तक पहुंचती है, दाग देहलवी तक पहुंचती है। और एक बड़ा खजाना सा खुल जाता है कहानियों का, कई कहानियों का। एक कहानी किशनगढ़ के चित्रकारों की शुरू होती है, जो बड़े दिलचस्प ढंग से बनी ठनी, जो राधा की प्रतिमा की मूर्ति बनाने की, राधा की तस्वीर बनाने की एक लोक शैली थी। कैसे किशनगढ़ के चित्रकार जो हैं रंग बनाते हैं, कूची बनाते हैं, इन सब के वर्णन के साथ वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर बनाई है, बहुत ही खूबसूरत। हर तरफ उसकी शोहरत है। उसको राजा देखने आता है, रावल देखने आता है। वो हैरान रह जाता है कि अरे ये तो उसकी बेटी की, राजकुमारी की तस्वीर है। उसके बाद हुक्म देता है कि रातों रात इस इलाके को खाली कर दो। उसके बाद वो किशनगढ़ के जो चित्रकार हैं कैसे भाग के कश्मीर आते हैं। फिर वो कहानी नहीं खुलती। मैं कहानियां आपको नहीं बताने जा रहा हूं। इतनी सारी कहानियां, इतने सारे लोगों की इसमें हैं कि उनके बारे में बताना मुश्किल काम है। एक बात और, इस उपन्यास को पढ़ने के लिए धीरज चाहिए। असल में दुनिया के तमाम बड़े उपन्यासों को, आप टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस पढ़ें, आपको धीरज से, वो एक बड़ा समुद्र होता है उपन्यास, जिसमें आपको गोता लगाना पड़ता है, कभी अपनी सांस रोकनी पड़ती है, नीचे उतरना पड़ता है। आपको अपने उपकरण चाहिए होते हैं जिनके मार्फत आप नीचे तक जा सकें और उस अद्भुत संसार को देख सकें जो समंदर के नीचे समाया हुआ है। तो ऐसे तमाम बड़े उपन्यास जो हैं आपसे कई बार आपके धैर्य का इम्तिहान भी लेते हैं। तो ये उपन्यास भी लेगा। मुझे ख्याल आया कि कुछ बरस पहले जब गीतांजलि श्री की रेत समाधि को बुकर मिला था, तो अचानक सब लोग इस किताब पे टूट पड़े। सबने खरीद लिया जैसे पता नहीं कोई मिठाई होगी। जब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उनको लगा कि अरे ये तो वैसी दिलचस्प किताब नहीं है जैसी उन्होंने सोची थी, किसी जासूसी उपन्यास की तरह, किसी रोमांटिक उपन्यास की तरह। ये तो उनका इम्तिहान ले रही है। ये तो बार बार उनको जैसे तरह तरह के ब्योरों में उतरने को मजबूर कर रही है, तरह तरह के ख्यालों में ले जा रही है। ये किताब भी यही काम करती है। इसका पूरा रस लेने के लिए
आपको पूरा धीरज चाहिए। बदकिस्मती से हमारे दौर में ये धीरज कम होता जा रहा है, लेकिन तब भी वो है, और एक अच्छी किताब आपको बांधे रख सकती है। आप उसके लिए समय निकालते हैं, ये इस बात का सबूत है कि किताब खूब चर्चित हुई, पढ़ी गई। मैं एक दिलचस्प बात बता दूं, जो कॉपी मेरे पास है उसमें एक मोर पंख भी पेज 98 के बाद लगा हुआ है। मुझे हिदायत दी गई कि इस मोर पंख को न हटाऊं। इसका किस्सा ये है कि ये किताब मैंने अपनी एक मित्र को पढ़ने दी थी, एक परिचित दंपति को। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने अधूरी पढ़ी ये किताब, वो धीरे धीरे रस लेके पढ़ेंगी, और ये मोर पंख उनके लिए बुक मार्क का काम कर रहा है। तो जहां तक उन्होंने पढ़ी है वहां तक इसको मैं रहने दूं। किताब में ले आया उनसे इस वादे के साथ कि मैं उनको फिर से वापस करूंगा। तो ये मोरपंख लगी किताब इस बात का सबूत है कि लोग धीरे धीरे धीरज के साथ इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि किताब वक्त ले रही है, लेकिन बता रही है कि इसमें कुछ ऐसा है जो तुमने पहले नहीं देखा होगा। राजाओं के किस्से, सामंतों के किस्से, जमींदारों के किस्से, बंटवारे के समय के किस्से, चांदनी चौक के किस्से, उसके आसपास जो नृत्यांगनाएं थीं, जो कोठे चलते थे, उन सब के किस्से, शेरो शायरी की महफिलें, और लंदन के भी किस्से, ये सारे किस्से मिला के शमसुर रहमान फारूकी की ये किताब बनाते हैं। शमसुर रहमान फारूकी उर्दू के बहुत जाने माने विद्वान रहे, बहुत सारा काम उन्होंने किया, खास तौर पे उर्दू अदब की दुनिया में गालिब मीर पे उनकी कहानी है, सवार तथा अन्य कहानियां, हिंदी में उनकी एक और किताब अनुदित है, वो भी बड़ी दिलचस्प है, अलग अलग शायरों और अलग अलग दौर पे लिखी हुई। कब्जे जमा उनकी एक किताब थी जिसमें कई दौर शामिल हैं। तो वो इतिहास में जाते हैं और वहां से बहुत सारी चीजें ले आते हैं लोगों के लिए कि पढ़ो इनको और देखो कि जमाना किस तरह बदला है और किस तरफ जा रहा है। इस किताब को पढ़ते हुए एक रोशन ख्याल दुनिया हमारे सामने खुलती है, याद दिलाते हुए कि बहुत सारी रोशनियां हमने बंद की हैं, लेकिन बहुत सारे रास्ते हम अब भी खोल सकते हैं। कई चांद थे सरे आसमां जो निकल गए, लेकिन कई चांद बचे हुए हैं। हमें उनके साथ नए आसमान देखने हैं, नई आकाशगंगाएं खोजनी हैं। शुक्रिया।